नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल मंच पर। और मैं प्रवीण दानचारण आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अनेकों प्रकार के सब्जेक्ट्स होते हैं, अनेकों प्रकार के जो विषय होते हैं उनके अंतर्गत एक विषय है जिसे हम कहते हैं जियोग्राफी। यानी कि जियोग्राफी को हम या तो इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं या फिर इसे ही हम हिंदी में जिस शब्द का प्रयोग करते हैं दरअसल वो है भूगोल। किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? भूगोल शब्द का भी प्रयोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें कई बार होता क्या है दरअसल हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या आजकल वर्तमान परिदृश्य में जिस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों के अंतर्गत हमने अक्सर ये पाया है कि वर्तमान पैटर्न कंसेप्चुअली बेस्ड पैटर्न है। कंसेप्चुअली बेस्ड का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी एक टॉपिक है, ठीक है, मान लो ये XYZ प्रकार का आपका क्या है, कोई भी एक टॉपिक है। अब इस टॉपिक के अंतर्गत दो प्रकार की विषय वस्तुएं होती हैं। एक को हम कहते हैं फैक्ट और दूसरे को हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी कि आपका कोई भी टॉपिक होता है या तो वो फैक्ट से मिलकर के बना हुआ होता है या फिर वो कंसेप्ट से मिलकर के बना हुआ होता है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले जितने भी आज से लगभग 1-2 साल पहले की यदि मैं बात करूं तो वहां पर सर्वाधिक फोकस किया जाता था फैक्ट्स पर, यानी सर्वाधिक तथ्यात्मक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो रहे हैं उनमें दरअसल सर्वाधिक प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, कंसेप्चुअली बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें भी सर्वाधिक फोकस किस पर करना होता है, कंसेप्चुअली बेस्ड क्वेश्चंस पर करना होता है। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले हमें ये जान लेना आवश्यक होता है कि भूगोल दरअसल है क्या। लेकिन उसको जानने से पहले अपनी कॉपी में दरअसल एक बहुत बड़ा अच्छे से एक लाइन लिख लीजिएगा। मैंने बहुत ही मेहनत करके इस लाइन को कोटेशन यहाँ पर कोट किया है। इस लाइन को देखिए, लिखा क्या है, बहुत अच्छा शब्द लिखा है, भूगोल को रटना मना है, यदि रटा तो रटते रटते शहीद हो जाओगे। अब देखिएगा, मैंने दरअसल इस बात को कहने का मेरा तात्पर्य क्या था। देखिए, भूगोल के अंतर्गत दरअसल ये कहा जाता है, ज्योग्राफी के बारे में ये कहा जाता है कि ज्योग्राफी इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी एंड मल्टी लैंग्वेज सब्जेक्ट। जो भूगोल है वो बहुभाषा भाषी और बहुविषयक क्या है दरअसल सब्जेक्ट। देखिए, जो बहुविषयक सब्जेक्ट होते हैं या जो बहुभाषा भाषी सब्जेक्ट होते हैं दरअसल उनके अंतर्गत होता क्या है कि उसमें बहुत सारे विषयों का समायोजन होता है। एक विषय ना होकर के बहुत सारे विषयों का उसमें क्या होता है, समायोजन होता है। बहुत सारे उसमें विषय क्या होते हैं, इंक्लूडिंग होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भूगोल को रटना मना है। अब वो बहुत सारे विषय कौन कौन से हैं, किस किस प्रकार के विषय हो सकते हैं, उनके बारे में तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट ज्योग्राफी इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी। क्या शब्द लिखा है, मल्टी डिसिप्लिनरी, और दूसरा लिखा है एंड मल्टीलिंगुअल सब्जेक्ट। मल्टी डिसिप्लिनरी एंड मल्टीलिंगुअल सब्जेक्ट है। यानी कि भूगोल के बारे में कहा जाता है कि भूगोल बहुभाषा भाषी और बहुविषयक क्या है दरअसल सब्जेक्ट है। और ये भी कहा जाता है भूगोल के बारे में कि जो ज्योग्राफी है वो बहुत सारे विषयों को अपने अंदर क्या करता है, समायोजन करता है। यानी भूगोल बहुत सारे विषयों को अपने अंदर क्या करता है, समायोजित करता है। अब वे विषय कौन कौन से हैं जो भूगोल के अंतर्गत दरअसल क्या किए जाते हैं, समायोजित या उनका समायोजन दरअसल किया जाता है। तो देखिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। आपने WH प्रकार के शब्दों के बारे में जरूर सुना होगा। ठीक है, किस प्रकार के शब्दों के बारे में आपने सुना होगा, WH टाइप्स के जो वर्ड होते हैं उन शब्दों के बारे में दरअसल आपने जरूर सुना होगा। जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मच, व्हाई और हाउ। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उन्हें हम दरअसल क्या कहते हैं, WH प्रकार के वर्ड कहते हैं, WH प्रकार के शब्द कहते हैं। अब व्हाट का मतलब क्या है, जब कभी भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होते हो, मान लीजिए आप कोई भी XYZ टॉपिक पढ़ रहे होते हो और उस टॉपिक को पढ़ करके आपके मनोमस्तिष्क में एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है, जो प्रश्न चिन्ह बन जाता है, यानी क्वेश्चंस बन जाता है। ठीक है, वो दरअसल क्या है आपका, जैसे कहते हैं ना व्हाट क्या, तो ये क्या ही दरअसल क्या है, यही आपका सब्जेक्ट है, यही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब होता है यही आपका विषय है। ठीक है,
पहली बात तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। नंबर दूसरा, अब देखिएगा, जब कभी भी पूछा जाता है व्हेन का मतलब होता है कब, ठीक है। यानी एक ऐसा सब्जेक्ट या एक ऐसा विषय जिसका संबंध किसी न किसी तथ्यात्मक जानकारी के साथ में जुड़ता है, किसी न किसी निश्चित घटनाक्रम के साथ में जुड़ता है। दरअसल वो सब्जेक्ट कौन सा होता है, जिसे हम हिंदी में इतिहास और इंग्लिश में हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, इतिहास, ठीक है। हिस्ट्री या इतिहास के नाम से दरअसल जानते हैं। यानी हिस्ट्री या इतिहास का संबंध किसी न किसी निश्चित घटनाक्रम के साथ में जुड़ता है। अतः हम पढ़ते हैं ना कि ये युद्ध हुआ या इनके बीच में ये मामला देखने को मिला, तो मन में एक सवाल आता है कब देखने को मिला, ठीक है। तो ये क्या मामला हो गया, जिस सब्जेक्ट के साथ में, वो सब्जेक्ट दरअसल कौन सा है, आंसर होगा हिस्ट्री के साथ में। फिर अगला शब्द लिखा हुआ है वेयर का मतलब होता है कहाँ। जब कभी भी आपके मनोमस्तिष्क में एक सवाल आ जाए कहाँ, जैसे अगर मैं कहूँ कि जयपुर स्थित है, आप पूछोगे जयपुर कहाँ स्थित है, यानी कि ऐसा सब्जेक्ट जिसका घटनाक्रम किसी निश्चित प्लेस के साथ में, एक पर्टिकुलर विषय वस्तु के साथ में जुड़ता है, उसे हम कहते हैं कहाँ, तो वेयर कहते हैं। और इसका संबंध जिस सब्जेक्ट से है उसे हम कहते हैं जियोग्राफी। और इसी जियोग्राफी को हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं, दरअसल भूगोल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, भूगोल के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर दे रखा हाउ मच का मतलब होता है कितना। आपने कभी भी मार्केट में जाकर के किसी विषय वस्तु को परचेज किया होगा, किसी भी निश्चित चीज़ को परचेज किया होगा, और आपने जब भी परचेज किया होगा तो दुकानदार से दरअसल आपने एक शब्द कहा होगा हाउ मच, है ना, इसकी प्राइस कितनी है, हाउ मच कॉस्ट, है ना। तो उसकी जो विषय वस्तु की जितनी मूल्य है, दरअसल उसका संबंध किससे है, इकोनॉमी के साथ में जुड़ता है, अर्थात अर्थशास्त्र के साथ में जुड़ता है। तो हाउ मच का संबंध किससे है, अर्थशास्त्र के साथ में है। और अर्थशास्त्र का मतलब है इकोनॉमी, ठीक है। तो जब कभी भी इकोनॉमी जैसे मुद्दे आपको देखने को मिले, इसका मतलब उसका संबंध किसी न किससे है, तो इकोनॉमी अर्थशास्त्र के साथ में। और इसमें भी भूगोल के कुछ समायोजन है, किस प्रकार से, अभी थोड़ा सा वेट करिए, समझ में आ जाएगा आपको। फिर दे रखा है वाई, और फिर दे रखा है हाउ, कैसे। तो आपने जब भी कभी साइंस पढ़ी होगी, बचपन में जब साइंस पढ़ी होगी, तो साइंस पढ़ते समय आपके मनोमस्तिष्क में एक प्रकार का सवाल जरूर उत्पन्न हुआ होगा, ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, ऐसा हुआ है तो कैसे हुआ है। तो जब भी क्यों और कैसे का संबंध जुड़ता है, इसका मतलब ये क्या है, साइंस है। साइंस का मतलब क्या है, ये एक विज्ञान है, ठीक है। तो भूगोल के बारे में कहा जाता है, या ज्योग्राफी के बारे में हम कह सकते हैं कि भूगोल के अंतर्गत इतने सारे सब्जेक्ट्स को क्या किया जाता है, समायोजन किया जाता है। यानी ये सारे के सारे जितने भी विषय हैं, इन सभी विषयों को किसके अंतर्गत समायोजित किया जाता है, जियोग्राफी के अंतर्गत समायोजित किया जाता है। अर्थात इन्हें भूगोल के अंतर्गत क्या किया जा सकता है, समायोजन इनका किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए हमने लिखा है कि इंक्लूडिंग अंडर सब्जेक्ट, जितने भी ये सारे सब्जेक्ट लिखे हैं, इन सभी सब्जेक्ट का संबंध दरअसल किसके साथ में है, आंसर होगा इन सभी सब्जेक्ट का संबंध भूगोल के साथ में है, यानी कि हमारे जियोग्राफी के साथ में है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप बेटर समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ मैंने क्यों कहा है कि जियोग्राफी इज ए मल्टी डिसिप्लिन एंड मल्टीलिंगुअल सब्जेक्ट, तो उसका सबसे बड़े कहने का कारण है कि इतने सभी सब्जेक्ट को भूगोल के अंतर्गत क्या किया जा सकता है, समायोजन किया जा सकता है, या इनको यहाँ पर पढ़ा जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ये सारे वे शब्द हैं जो अभी हमने पढ़ा था, जिनके बारे में लिखा था। व्हाट, तो अभी हमने कहा था ना, व्हाट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट है। व्हेन का मतलब किसके साथ में जुड़ता है, हिस्ट्री के साथ में जुड़ता है। वेयर का संबंध किसके साथ में जुड़ता है, आंसर होगा जियोग्राफी के साथ में जुड़ता है। भूगोल के साथ में जुड़ता है। हाउ और वाई, इन दोनों का संबंध अभी हमने देखा था, साइंस के साथ में जुड़ता है, ठीक है। कौन, अगर हम बात करें कौन, हाउ, तो हाउ मच कह सकते हैं, इसका मतलब इकोनॉमी के साथ में है।
किसके साथ में है, हाउ मच प्रोडक्शन अगर हम बात करें तो इसका किसका संबंध किसके साथ में, तो इकोनॉमी के साथ में है, हु कौन है ना, हाउ मच वगैरह सारा इन सब का बात करते हैं। तो ये सारे के सारे वो सब्जेक्ट हैं, ये सारे के सारे वो विषय हैं जिनका संबंध कहीं ना कहीं भूगोल के साथ में हमारा देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि दरअसल भूगोल को क्यों कहा जाता है, ज्योग्राफी को क्यों कहा जाता है मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी लिंगुअल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक का घटनाक्रम आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, बहुत बेसिक से चीज़ों पर फोकस करते हुए हम एडवांस की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे, जहाँ पर आपको इस बात का भी एहसास रहे कि यदि आप बिगनर हो, यदि आप फ्रेशर हो, तब भी आपको दिक्कत नहीं आए, और यदि आप एडवांस लेवल पर अगर भूगोल पढ़ चुके हैं तब भी आपको दिक्कत नहीं आए। तो उसी तरीके से मैं लेकर के चल रहा हूँ। तो पहला हमारा टॉपिक है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, यानी कि भूगोल की उत्पत्ति और भूगोल का दरअसल विकास कैसा हमें देखने को मिला या किस किस प्रकार से हमें देखने को मिला था। ठीक है, देखिएगा, अगर मैं बात करूं जियोग्राफी की, या फिर इसी जियोग्राफी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, दरअसल भूगोल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हमारे मनोमस्तिष्क में एक सवाल आता है कि ये जो भूगोल है ये दरअसल किस भाषा का शब्द है। भूगोल किस भाषा का दरअसल क्या है, शब्द है। तो देखिएगा, भूगोल जिस भाषा का शब्द है वो भाषा है, आपके 2-4 नाम आपको बुक्सों में अलग अलग देखने को मिल जाएगा। उन सभी नामों पर हम चर्चा करते हैं। या तो लिखा हुआ मिलेगा ग्रीक, या फिर लिखा हुआ मिलेगा ग्रीस, या फिर लिखा हुआ मिलेगा लैटिन, या फिर यूनान लिखा हुआ मिल सकता है। एक तो यूनानी और एक लिखा हुआ मिल सकता है लैटिन। ठीक है, हिंदी में भी लिख लेते हैं, या तो ग्रीक कह दो आप इसे, या इसे ग्रीस कह दो, यूनान कह दो, या फिर लैटिन कह दो। अब देखिए, इतने शब्द आपको देखने को मिल गए। अब जब कभी भी ये सारे शब्द आपको देखने को मिल जाए तो ज़्यादा टेंशन लेने की, अनावश्यक तौर पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा, ये शब्द सारे के सारे है क्या, जो कालांतर में प्राचीन समय में जो मेडिटेरियन सी था, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भूमध्य सागर, है ना, क्या कहते हैं, भूमध्य सागर। या फिर इंग्लिश में हम इसे कहते हैं मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। और इस भूमध्य सागर की सीमा पहले भी 3 महाद्वीपों के साथ में लगती थी और वर्तमान में भी 3 महाद्वीपों के साथ में लगती है। अब ये 3 महाद्वीप कौन से हैं? एक तो है यूरोप, एक है आपका अफ्रीका, और एक है एशिया। यानी इस भूमध्य सागर की सीमा यूरोप, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के साथ में पहले भी जुड़ती थी, आज भी जुड़ रही है। ठीक है, इसी भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र में एक देश है जो पहले भी था, वर्तमान समय में भी मौजूद है, और उस देश का नाम है ग्रीस, जिसकी कैपिटल है एथेंस। यदि आपने हॉलीवुड और बॉलीवुड की कुछ पिक्चर देखी हो तो उसमें ग्रीक या ग्रीस का नाम जरूर लिखा हुआ मिल जाता है। तो उसकी कैपिटल कौन सी है? एथेंस है, जो भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र पर आपको देखने को मिलेगी। ये आपको मेडिटेरियन सी का तटीय क्षेत्र देखने को मिल रहा होगा, और इसी भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में आपको ग्रीक देखने को मिल जाता है। पहले इस ग्रीक का विस्तार इन तीनों महाद्वीपों के अंतर्गत था, यानी भूमध्य सागर के चारों ओर जो भी स्थलीय भाग था हम उसे पहले ग्रीक या ग्रीस के नाम से दरअसल जानते थे। और उसी ग्रीक या ग्रीस में एक शहर था जिसका नाम था लैटिनो। कौन सा शहर था? लैटिनो सिटी थी। तो वहाँ पर जो उस में जो शहर था ग्रीक या ग्रीस में, और उस शहर का क्या नाम था? लैटिनो सिटी। लैटिनो सिटी यानी लैटिनो शहर।
इस लैटिनो सिटी में या लैटिनो शहर के अंतर्गत उच्च वर्ग के लोग रहते थे, हाई क्लास फैमिलीज रहती थी, उच्च वर्ग के लोग रहते थे, और इन उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा थी वो भाषा थी लैटिन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज थी? दरअसल वो लैटिन लैंग्वेज थी, लैटिन भाषा थी। ठीक है, देखिएगा हमारे यहाँ पर पहले जो उच्च वर्गों के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा थी, दरअसल वो भाषा थी संस्कृत लैंग्वेज। तो आज भी संस्कृत पुरोहित पंडितों की लैंग्वेज है, यानी उच्च वर्ग के लोगों की लैंग्वेज के रूप में आज भी जानी जाती है। तो उस लैटिनो शहर में जो उच्च वर्ग के लोग रहते थे, जो हाई क्लास फैमिलीज रहती थी, और उन उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा थी, दरअसल वो भाषा कौन सी थी? आंसर होगा लैटिन लैंग्वेज थी, लैटिन भाषा थी। ठीक है, इसीलिए कई बार ज्योग्राफर ये कहते हैं कि जो भूगोल है वो दरअसल लैटिन भाषा का शब्द है। या तो लैटिन कह दो, यूनान कह दो, ग्रीक कह दो, ग्रीस कह दो, बात सारी की सारी क्या है? एक ही है, उसमें कुछ भी ऐसा परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें थोड़ी समझ में आ चुकी होगी। यानी अगर अब मैं लिखूँ यहाँ पर कि जियोग्राफी के बारे में लिखूँ, या फिर हम इसे ही क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। ज्योग्राफी या भूगोल दरअसल हम जिसे कहते हैं, ये किस भाषा का शब्द है? तब आंसर क्या होगा? ये किस भाषा का शब्द है? तो मैं कह सकता हूँ कि ये लैटिन लैंग्वेज, या फिर ग्रीक, या फिर यूनानी, या फिर आपका ग्रीस, कुछ भी लिख लो। मैं एक शब्द लिख लेता हूँ, ग्रीक, या फिर हम ग्रीस भी कहते हैं। ठीक है, या तो आप ग्रीक कह दो या फिर आप इसे ग्रीस कह दो, दोनों एक ही शब्द है। इस ग्रीक या ग्रीस में एक शब्द था, और उस शब्द को हम लोग कहते हैं दरअसल जियोग्राफो। अब देखिए, लिखते हैं हम लोग ग्राफोस, इसको पढ़ते हैं ग्राफो। दो शब्दों से मिलकर के बनाएं, एक है जियो और दूसरा शब्द है ग्राफो, या फिर इसे आप ग्राफोस भी कह सकते हो। अब देखिए, जो जियो है, इस जियो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अर्थ ही होता है अर्थ। अर्थ का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। ठीक है, यानी इस जियो का शाब्दिक अर्थ क्या है? अर्थ है, पृथ्वी है। और इस ग्राफो का जो शाब्दिक अर्थ होता है, या तो हम इसे कह सकते हैं स्टडी, या फिर हम इसे कह सकते हैं डेस्क्रिप्शन। स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन, और डेस्क्रिप्शन का अर्थ होता है वर्णन। ठीक है, तो भूगोल ग्रीक या ग्रीस भाषा में जियो प्लस ग्राफो शब्द से मिलकर के बनाए, जिसका जियो का शाब्दिक अर्थ होता है अर्थ, और ग्राफो का शाब्दिक अर्थ होता है स्टडी या फिर डेस्क्रिप्शन होता है। यानी शुद्ध शब्दों में यदि मैं बात करूं तो इसका अर्थ क्या हो गया? तो दो अर्थ हो सकते हैं, स्टडी ऑफ द अर्थ या फिर दूसरा हो सकता है डेस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। डेस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन करना या फिर पृथ्वी का क्या करना है? दरअसल हमें वर्णन करना है। तो पृथ्वी का अध्ययन करना या पृथ्वी का वर्णन करना, यही दरअसल क्या है? हमारा भूगोल है। तो देखिएगा, बचपन में हमने साइंस पढ़ी थी, विज्ञान पढ़ी थी, और विज्ञान के बारे में कहा जाता है कि जो साइंस होती है, जो विज्ञान होती है,
वो दरअसल साइंटिफिक और लॉजिकल होती है। तो भूगोल भी दरअसल क्या है, एक वैज्ञानिक स्टडी है और तार्किक स्टडी है, यानी कि साइंटिफिक एंड लॉजिकल स्टडी है। तो ये जो अध्ययन होना चाहिए या ये जो वर्णन होना चाहिए, दरअसल ये कैसा होना चाहिए, तो इसके बारे में दो कह सकते हैं, या तो साइंटिफिक या फिर लॉजिकल, यानी कि या तो वैज्ञानिक या फिर दूसरा क्या होना चाहिए, तार्किक। यानी भूगोल का यह अध्ययन वैज्ञानिक होना चाहिए। साइंटिफिक एंड लॉजिकल स्टडी इज कॉल्ड जियोग्राफी। ठीक है, क्यों कहा है हमने, तो इससे पहले देखिए हमने थोड़ा समझने का प्रयास किया था। हमने यहाँ पर लिखा था कि भूगोल के अंतर्गत बहुत सारे विषयों का क्या होता है, दरअसल समायोजन होता है, बहुत सारे विषयों को समायोजित किया जाता है, जिसके अंतर्गत साइंस भी है आपका, तो विज्ञान भी एक प्रकार का क्या है, भूगोल ही है। अब विज्ञान में क्यों, कैसे हुआ, इन शब्दों के बारे में जानते हैं। भूगोल में भी दरअसल आप इन्हीं शब्दों के बारे में क्या करते हो, जानते हो, क्यों हुआ और दरअसल कैसे हुआ। कैसे या क्यों का मतलब देखिए थोड़ा सा समझने का इसको भी प्रयास कीजिएगा। जब कभी भी मान लो आप क्लाइमेट पढ़ते हो तो आप कहते हो ना, अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर इन पवनों के द्वारा वर्षा हुई, तो आपके मनोमस्तिष्क में सवाल आया होगा, अच्छा इन पवनों के द्वारा क्यों और कैसे बारिश हुई। तो ये क्यों और कैसे का जब भी सवाल का अर्थ अगर हमें कहीं पर देखने को मिले, इसका मतलब वो दरअसल क्या है, हमारी ज्योग्राफी है, वो दरअसल क्या है, हमारा भूगोल है। ठीक है, फिर देखिएगा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अब मैंने इसी चीज़ को दरअसल किसके अंतर्गत, एक लैंग्वेज फॉर्म के अंतर्गत लिखने का प्रयास किया है कि जिन चीज़ों को हम लोग समझ रहे थे, जिन चीज़ों को हम लोग अभी थोड़ी टाइम पहले पढ़ा है, उसी के बारे में। तो कहा है ना कि ये जो ज्योग्राफी है इज मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड, 2 शब्दों से मिलकर के बना है, और एक शब्द है दरअसल कौन सा है, तो एक है हमारा जियो और दूसरा है ग्राफो, या जिसे हम ग्राफोस लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं दरअसल ग्राफो। ठीक है, तो एक है जियो और दूसरा है दरअसल ग्राफो। और मैंने जैसा कहा आपको कि इसका अर्थ होता है अर्थ या पृथ्वी होता है, और इसका अर्थ होता है स्टडी, या फिर आप इसे कह सकते हो डेस्क्रिप्शन। ठीक है, इज लिटरली मीन्स स्टडी और डेस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, भूगोल ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बनाए, जिसमें एक है जियो और दूसरा शब्द है आपका ग्राफो। ठीक है, जिसका अर्थ होता है, जो शब्दों से मिलकर जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन करना या फिर पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, अभी हमने इसके बारे में समझ लिया था कि पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन दरअसल किस किस प्रकार से किया जा सकता है, तो उनके बारे में। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि ये जो अध्ययन या फिर जो वर्णन होता है, यह अध्ययन आपका साइंटिफिक और लॉजिकल होना चाहिए, कहा था, है ना। दिस स्टडी और डिस्क्रिप्शन शुड बी साइंटिफिक एंड लॉजिकल, यानी कि ये जो अध्ययन है या फिर जो वर्णन है, ये दरअसल कैसा होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, आपका तार्किक होना चाहिए। साइंटिफिक एंड लॉजिकल स्टडी होनी चाहिए। यही साइंटिफिक या लॉजिकल स्टडी दरअसल क्या कहा जाता है, दरअसल इसे ही हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। ठीक है, और जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को दरअसल मानव के आवास के रूप में भी हम जानते हैं, फॉरएवर, यानी कि सर्वदा मानव के आवास के रूप में भी पृथ्वी को दरअसल क्या किया जाता है, जाना जाता है। कुछ शब्द लाइन लिखिए, मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना, अध्ययन करना, यही सारा का सारा क्या है, भूगोल के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ज्योग्राफी के साथ में 3 शब्द जुड़ते हैं। एक जुड़ता है जियो और लोजिया, एक जुड़ता है जियो और मेट्रिया, एक जुड़ता है जियो और आइड्स। ठीक है, तीनों शब्द जुड़ते हैं, जियो और लोजिया। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का क्या करना है, हमें दरअसल अध्ययन करना होता है। दूसरा जियो और मेट्रिया, मेट्रिया का मतलब होता है मेजरमेंट करना, है ना, पृथ्वी का मापन करना। यदि आप पृथ्वी के किसी भी भूभाग का मापन कर रहे हो, तो दरअसल उसका क्या कर रहे हो, आप लोग मेजरमेंट कर रहे हो, यानी कि जियोमेट्रिया के अंतर्गत हम पृथ्वी का क्या करते हैं, मापन करते हैं। एक है जियो और आइड्स, यानी जियो और आइड्स जब भी बनता है तो इसे हम कहते हैं जियोड कहते हैं, और इसका मतलब होता है द शेप ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का आकार के अनुरूप। आकार पृथ्वी का कैसा है, तो जियोड के समान है। ठीक है, अब देखिएगा, एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है, और प्रश्न ये है, व्हाट इज द ट्रू शेप of the earth,
ठीक है। व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का वास्तविक आकार है, पृथ्वी का वास्तविक आकार है। ठीक है, अब इसमें जो शब्द है उस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। एक लिखा है ट्रू शेप और हिंदी में लिखा है वास्तविक आकार। ठीक है, तो पृथ्वी का वास्तविक आकार दरअसल क्या है, और आपके पास में कुछ शब्द भी लिखे हुए मिल सकते हैं, कुछ ऑप्शन भी लिखे हुए मिल जाएंगे आपको। ऑप्शन नंबर ए है जियोड, या फिर इसे हिंदी में कहा जाता है, शुद्ध हिंदी में कहते हैं भू-आभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसे कहते हैं लाइक ऑरेंज। लाइक ऑरेंज का मतलब होता है नारंगी के समान। ऑप्शन नंबर सी ओवेल। ओवेल का मतलब होता है अंडाकार। ऑप्शन नंबर डी लॉन्ग सर्कुलर। लॉन्ग सर्कुलर का मतलब होता है दीर्घवृत्ताकार। क्या अर्थ होता है? दीर्घवृत्ताकार। और एक और ऑप्शन हो सकता है ऑब्लेट स्फेरॉइड। इसे हिंदी में कहते हैं लधवक्ष गोलाभ। लधवक्ष गोलाभ। ठीक है, अब देखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा है कि व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का वास्तविक आकार है, और कुछ ऑप्शन दे दिए, जियोड है, लाइक ऑरेंज है, ओवेल है, लॉन्ग सर्कुलर है, ऑब्लेट स्फेरॉइड है। अब इनमें से वास्तविक आकार कौन सा है? देखिए, इनमें से गलत कुछ भी नहीं है, सब सही है, गलत इसमें कुछ भी नहीं है। कैसे समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लो आपके घर परिवार में आज से 2000 से पहले की बात कर रहे हैं, घर परिवार में कभी भी शादी का कोई रिलेशन आया हो, और उस तात्कालिक कंडीशंस में जब शादी का रिलेशन आया उस समय आप मौजूद नहीं थे। ठीक है, उस समय आप मौजूद नहीं थे, तो क्या हुआ? जिस समय आप मौजूद नहीं थे तो आपके घर वालों ने क्या काम किया? आपके जैसे ही किसी विषय वस्तु को, या आपके जैसे ही किसी व्यक्ति को, जो आपके चाचा, ताऊ, ताई, जिनमें, या फिर आपके मामा, मामी, उनमें किसी का भी एक जो बॉडी मैच जिसके साथ में खाती होगी, कद काठी, रंग रूप वगैरह, ठीक है, उसको दिखा दिया होगा, और ये कहा होगा कि इस लड़के को देख लो, मेरे लड़के को देख लो, मेरे लड़का इससे 20 या 19 नहीं है। ठीक है, ये जरूर कहते हैं ना भाई, अपने आप को कौन, अपने ही औलाद को कौन बुरा कहेगा। ठीक है, तो वैसा ही मामला है। तो अगर ऐसा मामला कभी आपने देखा होगा तो वही था कि वैज्ञानिकों को पृथ्वी के वास्तविक आकार के बारे में पता नहीं था, तो किसी ने बोल दिया कि ये पृथ्वी की आकृति नारंगी के समान है। अब लोग कहते हैं कि बताओ नारंगी की आकृति कैसी है, तो बोले अंडाकार है। बोले अंडाकार कैसा होता है? बोला कि दीर्घवृत्ताकार है। बोले दीर्घवृत्ताकार कैसा होता है? बोले लधवक्ष गोलाभ है। ठीक है, लेकिन वास्तविक तौर पर पृथ्वी की आकृति दरअसल है कौन सी? तब उसका राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, या तो जियोड देखने को मिल जाएगा आपको, या फिर ऑब्लेट स्फेरॉइड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका जो जियोड है, ये आपके जियोड के बारे में ज़्यादातर आपको जो NCERT है, और वो भी कौन से क्लास की? 6th क्लास की 4th चैप्टर, क्या 4th टॉपिक कह दो आप। ठीक है, जो NCERT है 6ठी क्लास की, उसका जो चौथा टॉपिक है या चौथा जो लेसन है
उस चौथे लेसन के अंतर्गत, उस चौथे टॉपिक के अंतर्गत पृथ्वी की वास्तविक आकृति के बारे में लिखा हुआ है कि पृथ्वी का वास्तविक आकार कैसा है, जियोड है या फिर कैसा है, भूआब है। ठीक है, पहला कंडीशन तो वो। दूसरा एक लिखा हुआ मिलेगा आपको ऑब्लेट स्फेरॉइड। जब भी आप हायर एजुकेशन में जाओगे, हायर एजुकेशन का मतलब है जब भी आप एमए करोगे या फिर आप पीएचडी करोगे, ठीक है, तो एमए और पीएचडी जब भी आप करोगे, हायर एजुकेशन में जब भी जाओगे, तो वहाँ पर एक और इंग्लिश में अच्छा शब्द देखने को मिल जाएगा आपको, वो है ऑब्लेट स्फेरॉइड है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर हमसे कोई पूछे कि पृथ्वी की आकृति दरअसल कैसी है, तो हमें क्या कहना है, पृथ्वी की आकृति जियोड है, या फिर पृथ्वी की आकृति कैसी है, भूआब है। या फिर हमें कोई दूसरा पूछे कि आकृति किस, अच्छा अगर ऑप्शन में जियोड नहीं हो तो क्या होगा, ऑब्लेट स्फेरॉइड होगा। अगर ये दोनों नहीं है तो इनमें से कोई ना कोई एक शब्द जरूर होगा। ठीक है, अगर इनमें सारे शब्द हैं, ये नीचे वाला छोड़ दो, ऊपर वाले चारों हैं, तो राइट आंसर किसको करिएगा, जियोड को करिएगा। क्यों, क्योंकि इस बात को लिखा गया है एनसीईआरटी में लिखा गया है। ठीक है, कौन सी क्लास की, कौन सा चैप्टर, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब थोड़ा और समझने का प्रयास कीजिएगा। 3 व्यक्तियों के नाम दरअसल लिए जाते हैं, जिसमें एक व्यक्ति है जिसे कहा जाता है इरेटोस्थनीज, एक जिसे कहते हैं हिकेटियस, और एक जिसे कहते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, या फिर उसे हम्बोल्ट भी कहा जाता है। अगर हमें कोई पूछे हु इज़ द फादर ऑफ जियोग्राफी, देखिएगा, अगर आप कभी भी एमए वगैरह करते हो तब तक, या एमए करते हो या फिर ग्रेड के एग्ज़ाम देते हो या यूजीसी नेट के एग्ज़ाम देते हो, टीजीटी पीजीटी वगैरह इनके जो भी एग्ज़ाम देते हो, दरअसल उनमें आपको लिखा हुआ क्या मिल जाएगा कि हु इज़ द फादर ऑफ जियोग्राफी, तब आंसर होगा हिकेटियस इज़ द फादर ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, क्या आंसर होगा, हिकेटियस इज़ द फादर ऑफ जियोग्राफी। लेकिन जितने भी आप लोअर एग्जाम देते हो, जैसे वन डे एग्जामिनेशन से, जैसे कलर का हो गया, एलडीसी हो गया, पुलिस हो गया, पटवार हो गया, ऐसे जितने भी आंसर देते हो उनमें क्या लिखा हुआ मिल जाता है, इरेटोस्थनीज को क्या माना जाता है, भूगोल का जनक या दरअसल भूगोल का पिता माना जाता है। दोनों ही यूनानी स्कॉलर थे, दोनों ही यूनानी विद्वान थे। ठीक है, और इन्होंने भूगोल के बारे में दरअसल बताया कि भूगोल दरअसल है क्या, कैसा है, किस प्रकार से, इसको, इन चीज़ों को आप डेप्थ में पढ़ते हो। जो ज्योग्राफिकल थिंकर्स वाला मामला है, जो भूगोल के जो थिंकर्स हैं, है ना, जो चिंतक जिसे कहते हैं या भूगोल के विचारक जिसे कहते हैं, उनमें आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा। फिर एक और पूछा जाता है कि आधुनिक भूगोल का जनक दरअसल किसे कहा जाता है, तब आंसर होगा, तब आप कह सकते हो कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, यानी कि आधुनिक भूगोल का जनक या फिर आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को दरअसल आधुनिक भूगोल का जनक या फिर आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, ये भी बात थोड़ी सी यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये अमेरिकन स्कॉलर है। ठीक है, अब देखिएगा, अभी अपन ने जिसकी बात की है कि भूगोल का जनक या पिता किसे कहते हैं, तो उसी को मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज के फॉर्म में दे दिया है कि किसे कहा जाता है। तो एक कहीं बार लिखा हुआ मिल जाए, इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। तो इरेटोस्थनीज को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले जिस शब्द का प्रयोग किया था वो था जियोग्राफी शब्द का प्रयोग, यानी भूगोल शब्द का प्रयोग। ठीक है, अगर कोई पूछे कि भूगोल शब्द का पहला प्रयोग दरअसल किसने किया था, आंसर होगा इरेटोस्थनीज ने किया था। और ये कहाँ का था, तो अभी मैंने बताया आपको, ये ग्रीक स्कॉलर था या फिर ग्रीक फिलोसफर था। ठीक है, कौन, इरेटोस्थनीज। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं, भूगोल का जनक या फिर भूगोल के पिता के नाम से दरअसल जानते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर भूगोल का जनक या फिर वास्तविक तौर पर भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तब आंसर होगा कि हिकेटियस को वास्तविक तौर पर हम भूगोल का जनक या वास्तविक तौर पर भूगोल का पिता कहते हैं। और ये हिकेटियस भी एक कहाँ का था, ग्रीक फिलोसफर है या ग्रीक स्कॉलर है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और हिकेटियस ही वो पहला व्यक्ति है जिसने ये माना है कि जो लैंड एरिया है, द लैंड एरिया सराउंडेड बाय ओशियन, यानी कि जो स्थलीय भाग है वो जलीय भाग से दरअसल क्या है, घिरा हुआ है। और इसने 2 कॉन्टिनेंट्स, या तो आप महाद्वीप लिखा हुआ मिल जाएगा या हिंदी में इसके लिए 2 महादेशों का ज्ञान लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 महाद्वीपों या 2 महादेशों का ज्ञान दरअसल सबसे पहले किसने दिया था, तब आंसर होगा किसने दिया था, हिकेटियस ने दिया था। और हिकेटियस ने स्थल भाग को सागरों से दरअसल क्या माना है, घिरा माना है।
अगर आपसे ये पूछे कि सागरों को या स्थलीय भाग को सागरों से घिरा हुआ सर्वप्रथम किसने माना है, आंसर होगा किसने माना था, तो हिकेटियस ने माना कि स्थलीय भाग सागरों से क्या है, घिरा हुआ है, और उसी ने 2 महादेशों या 2 महाद्वीपों का दरअसल क्या दिया था, सिद्धांत दिया था या थ्योरी दी थी। ठीक है, देखिए जो चीज़ें हैं मैंने उसको सिर्फ लैंग्वेज के फॉर्म में लिखी है, बाकी और कुछ भी नहीं है, इनमें कुछ ऐसा है नहीं। फिर हमने बात की अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की, तो इसे क्या कहा जाता है, मॉडर्न ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है, साइंटिफिक फिलोसफिक बेसिस पर है, और कॉस्मोस, एक शब्द ध्यान रखिएगा, कॉस्मोस। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने कहीं हिंदी में शब्द प्रयोग किया होगा कॉस्मोस। अगर कोई पूछे कि कॉस्मोस किसकी प्रमुख रचना है, ध्यान रखिएगा कॉस्मोस किसकी प्रमुख रचना है, तो हम्बोल्ट की प्रमुख रचना कौन सी है, दरअसल कॉस्मोस है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ आइसोथर्मल लाइन, और इस आइसोथर्मल लाइन को सबसे पहले बताने वाले भी व्यक्ति कौन थे, आंसर होगा हम्बोल्ट था। आइसोथर्मल लाइन दरअसल है क्या, तो आइसोथर्मल लाइन वो है जो वेदर मानचित्र और चार्ट को एक कनेक्टिंग पॉइंट्स को जोड़ता है, जो सेम मानचित्र पर जो मौसम है ना, उसको या चार्ट पर मौसम को सही एकदम 2 सिमिलर पॉइंट से जोड़ने का काम करता है, वही दरअसल हम उसी लाइन को दरअसल क्या कहते हैं, आइसोथर्मल लाइन के नाम से जानते हैं। और इसके बारे में भी बताने वाला व्यक्ति कौन था, आंसर होगा इसके बारे में बताने वाला व्यक्ति था हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अभी मैंने बताया था कॉस्मोस और हम्बोल्ट की क्या है, ये एक प्रमुख रचना है। ठीक है, ये आइसोथर्मल लाइन को हिंदी में समताप रेखा के नाम से भी दरअसल क्या है, जाना जाता है, जिसे मानचित्र पर दर्शाने वाले पहले व्यक्ति दरअसल कौन थे, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे। ठीक है, तो इतनी चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि किस किस प्रकार के सवाल आपको ज्योग्राफी की बेसिक चीज़ों से भी पूछे जाने की क्या होती है संभावनाएं, या फिर वहाँ पर घटनाक्रम हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ चीज़ें एडवांस की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं, और जब कभी भी हमारे मनोमस्तिष्क में एक सवाल आ जाए कि दरअसल ये जो ज्योग्राफी है इसकी ब्रांचेज कौन कौन सी होती है, ब्रांचेज का मतलब उसकी भूगोल की शाखाएं दरअसल कौन सी है, तो भूगोल को मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त किया जाता है। एक जिसे हम कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब क्या है, भौतिक भूगोल है, और दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब होता है मानव भूगोल। तो भूगोल को 2 भागों में मुख्य रूप से बांटा जाता है, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। जो मानव भूगोल है उसके अंतर्गत पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, वो सारे के सारे मामले किसके अंतर्गत आते हैं, तब आंसर होगा ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत आते हैं। यानी वे सारे टॉपिक जो कहीं ना कहीं मानव के साथ में अंतर संबंधित होते हैं, वो सारे के सारे ह्यूमन ज्योग्राफी के मामले हैं। जैसे कृषि आर्थिक भूगोल का हिस्सा है, आपका परिवहन हो गया वो भी आपका मानव भूगोल का हिस्सा है, आपका पॉपुलेशन हो गया, आपकी बस्ती भूगोल हो गई। ठीक है, वो सारे के सारे किसके मामला है, आपकी इंडस्ट्री होगी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी का मामला है, वो सारा का सारा ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है जिसे अपन कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब होता है भौतिक भूगोल। अब देखिए भौतिक भूगोल के अंतर्गत आपके मुख्य रूप से ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनमें मुख्य रूप से 4 हैं, जैसे लिथोस्फीयर कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर का मतलब है स्थलमंडल, जो एटमॉस्फेयर है उसका मतलब है वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर का मतलब है जलमंडल, बायोस्फीयर का मतलब है जैवमंडल। ठीक है, तो ये सारे के सारे वो आपके पार्ट है, ये एक पर्टिकुलर एक पूरा का पूरा भूगोल में सेगमेंट चलता है। अब इनको पढ़ने के लिए भूगोल में जिन जिन ब्रांचों का प्रयोग किया जाता है, जैसे लिथोस्फीयर के अंतर्गत हम पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है भू आकृति विज्ञान। एटमॉस्फेयर को हम पढ़ते हैं क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत, हाइड्रोस्फेयर को हम लोग पढ़ते हैं ओशनोग्राफी के अंतर्गत, बायोस्फेयर को हम लोग पढ़ते हैं इको और एनवायरनमेंट के अंतर्गत, यानी पारिस्थितिकी और पर्यावरण के अंतर्गत हम इसे पढ़ने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं या फिर इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये सारी की सारी वो ब्रांचें हैं जिसके बारे में दरअसल आपको क्या है पढ़ना है भूगोल में। ठीक है, और ये सारे टॉपिक है भूगोल के, बस इतना ही आपको पढ़ना है, और इतना पढ़ने में लगभग आपको 4 से 5 महीने का क्या लगता है, दरअसल समय लगता है। अगर अच्छे तरीके से पढ़े तो 4 से 5 महीने का क्या लगेगा, इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट समय लग जाता है। ठीक है, थोड़ा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए एक बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न ये पूछा है कि डज लाइफ एक्सिस्ट ऑल ओवर द अर्थ। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा है कि डज लाइफ एक्सिस्ट ऑल ओवर द अर्थ, क्या संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन विद्यमान है क्या। अब आपके मनोमस्तिष्क में सवाल आ रहा होगा, क्या संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन विद्यमान है, तो क्यों है, नहीं है
तो क्यों नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले अपन ने बात की है कि भूगोल को साइंस के अंतर्गत पढ़ा जाता है, क्यों है, कैसे है, इस सभी के सवालों के जवाब हमें भूगोल के अंतर्गत ढूंढने होते हैं। अब देखिए, अगर आप क्यों और कैसे के जवाब ना ढूंढ करके सीधा इफेक्ट पर बात कर रहे हो तो दरअसल वो साइंटिफिक और लॉजिकल स्टडी नहीं है। और यदि आपको लॉजिकल पढ़ना है तो क्यों और कैसे का जवाब आपको मिलना चाहिए। अब इसका आंसर क्या होगा, तो देखिएगा, पहले तो मैं थोड़ा सा आंसर ही बता देता हूँ। इसका आंसर होगा नो। नो का मतलब होता है नहीं, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर हमें जीवन देखने को नहीं मिलता, संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन विद्यमान नहीं है। तो जीवन कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिएगा, एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर, पढ़ा था अभी, स्थल मंडल। एक है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वायुमंडल। एक है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है जलमंडल। अभी आपने पढ़ा था, जिन जिन ब्रांचों के बारे में देखा था उनमें देखिएगा, लिथोस्फीयर का मतलब है जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं हम उसे, जियो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर का मतलब है आपका क्लाइमेटोलॉजी है। हाइड्रोस्फेयर का मतलब है ओशियनोग्राफी है। ठीक है, ओशियनोग्राफी का मतलब होता है समुद्र विज्ञान, ठीक है। अब देखिएगा, क्या आपको इन तीनों में जीवन देखने को मिलता है। आपने अगर पढ़ा हो बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, जैविक और अजैविक घटक, जिसमें देखिएगा एक होता है सॉइल, सॉइल का मतलब होता है मिट्टी। एक है वाटर, वाटर का मतलब है जल या पानी कह दो आप, ठीक है। एक है आपका एयर, एयर का मतलब होता है हवा। क्या इन तीनों में से कोई भी बायोटिक कंपोनेंट है, क्या इन तीनों में से कोई भी जैविक घटक है, यस या नो, यस या नो। क्या मनोमस्तिष्क में सवाल आया, बिल्कुल ठीक आ रहा होगा। आप सोच रहे होंगे यस, लेकिन ऐसा दरअसल नहीं है। ये तीनों के तीनों अजैविक घटक हैं। कैसे हैं ये, अजैविक घटक है, अबायोटिक कंपोनेंट हैं, ठीक है, अजैविक घटकों के अंतर्गत आता है। यानी इन तीनों में कभी भी जीवन नहीं है, ना मिट्टी सजीव है, ना आपका वाटर सजीव है, ना आपकी एयर यानी हवा सजीव है। लेकिन इन तीनों के बीच में जो भी ट्रांजिशन जोन होगा, जो भी संक्रमित क्षेत्र होगा, उस संक्रमित क्षेत्र को कहा जाता है बायोस्फीयर। और इसी बायोस्फीयर में आपको क्या देखने को मिलता है, लाइफ। लाइफ का मतलब है जीवन। यदि आपसे पूछे कि जीवन कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, आंसर होगा ओनली ऑन बायोस्फीयर, ठीक है, नो, ओनली ऑन बायोस्फीयर। यानी कि इसीलिए मैंने वहाँ लिखा था अभी पीछे कि आपके क्या संपूर्ण पृथ्वी पर आपको जीवन देखने को मिलता है, आंसर होगा नहीं, संपूर्ण पृथ्वी पर आपको जीवन देखने को नहीं मिलता। फिर अगर कोई पूछे कि जीवन कहाँ पर देखने को मिलता है, तब आप कहोगे कि जीवन आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ओनली ऑन बायोस्फीयर, केवल और केवल आपको जैवमंडल में ही क्या देखने को मिलता है, जीवन देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि जैवमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल, इन तीनों के बीच में एक ट्रांजिशन जोन है, इन तीनों के बीच में एक संक्रमित क्षेत्र है, और उसी संक्रमित क्षेत्र को दरअसल क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर कहते हैं। और उसी बायोस्फीयर में हमारा क्या है, दरअसल जीवन है, ठीक है। अब देखिए, द इन्फेक्टेड एरिया या फिर ट्रांजिशन जोन बिटवीन द लिथोस्फीयर, द एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर वेयर लाइफ एक्सिस्ट इज कॉल्ड एज द बायोस्फीयर, ठीक है। यानी कि स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल के मध्य का वह संक्रमित क्षेत्र या वह संक्रमण क्षेत्र जहाँ जीवन हमें क्या है देखने को मिलता है, या जहाँ पर जीवन विद्यमान है, दरअसल उसे ही हम क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। और इसी जैवमंडल में दरअसल हमारा क्या है, जीवन देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिएगा, ये हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी है कि भूगोल दरअसल है क्या।
कि भूगोल की उत्पत्ति के बारे में और भूगोल के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, कि जहाँ से एक कोई नया फ्रेशर विद्यार्थी भी तैयारी कर रहा है उसको भी दिक्कत नहीं आए, और यदि कोई एडवांस लेवल पर तैयारी कर रहा है उसको भी दरअसल दिक्कत नहीं आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बिल्कुल ठीक ठाक लगा होगा। तो आज की इस क्लास के लिए और अब तक की क्लास के लिए आप सभी का तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया।